हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। 2027 में जितने बच्चे हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो भाई उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए हम लेकर के आ गए हैं हिंदी का एक मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेरा हिंदी का जो पेपर है 2027 वाला मेरा हिंदी का पेपर है। जैसा आप लोगों का हिंदी का पेपर पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं सेम वैसा ही पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ। मेरे पर जो आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लो, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे कितने नंबर पक्के हो गए। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस पेपर को अगर आप लोगों ने पूरा का पूरा भाई तैयार कर लिया, ये जो हिंदी का पेपर है पूरा का पूरा भाई अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया, तो आज की इस क्लास में आप लोगों के 70 में 70 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। देखो भाई, पेपर देने जाओगे तो आप लोगों का जो कोड रहने वाला है, कोड हमारा रहने वाला है 817 GD। 817 GD कोड का पेपर रहने वाला है। अब चलिए भाई, हम इस पेपर को पूरा का पूरा भाई सॉल्व कराएंगे। पूरा पेपर में सॉल्व कराने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों के 70 में 70 नंबर दिलाना मेरी गारंटी है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएं। तो भाई इस पेपर को आज ही पूरा तैयार कर लो। चलिए भाई, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारा अनुक्रमांक दिया है, यहाँ पर मेरा नाम दिया है। ये सब कुछ आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अपना अनुक्रमांक लिख देना, अपना नाम लिख देना, और ये 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। तो चलिए भाई, पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ। और अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, अब सबसे पहले मैं निर्देश को पढ़ूंगा। निर्देश देखो क्या कहते हैं। निर्देश कहते हैं, नोट करके दिया है कि नोट करके लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि भाई प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। निर्देश देखो क्या कहता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। और निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर हमको OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले निर्देश आप लोगों को पढ़ना है। निर्देश देखो क्या क्या कहते हैं। इसके बाद देखो आगे दिया है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है आप लोगों को ना। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। जो प्रश्न जितने अंक का है उसके आगे उतने ही लिखा होगा। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो और निर्देश हमारे सामने देखो क्या कहते हैं। निर्देश दिया है कि खंड बाप में 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है। और निर्देश नंबर नेक्स्ट कहता है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। तो मेरे पर बच्चों, आप लोगों को इतना जो है, इतना सब कुछ आप लोगों को सबसे पहले पूरा का पूरा पेपर 15 मिनट में पढ़ना है। 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को पेपर को सॉल्व करना है। फिर वह पेपर को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर, देखो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे कि खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर का पूछा जाएगा। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आप लोगों को OMR सीट पर देना होगा। तो सबसे पहले भाई देखते हैं, और इस मॉडल पेपर को मैं पूरा का पूरा भाई सॉल्व करवाने वाला हूँ। सभी बच्चे भैया पूरा का पूरा मॉडल पेपर तैयार करके चले जाएं, क्योंकि पेपर आप लोगों का आ चुका है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं इसको पूरा सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि भाई आप लोग अगर सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों को ही फायदा होने वाला है। देखो कि ये प्रश्न नंबर 1 कहता है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। पेपर में भाई 1 नंबर का प्रश्न आएगा और प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। ए ऑप्शन दिया तुलसीदास, बी ऑप्शन दिया सूरदास, सी ऑप्शन दिया कबीरदास, डी ऑप्शन दिया रहीम। तो भाई रामचरितमानस के रचयिता कौन हो जाएंगे? रामचरितमानस के रचयिता हो जाएंगे तुलसीदास। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ। आगे देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए हमसे क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पेपर देने जाओगे, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया कबीर जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। बी ऑप्शन दिया सूरदास रीतकाल के कवि हैं। सी ऑप्शन दिया तुलसीदास छायावादी कवि हैं। और डी ऑप्शन दिया बिहारी आधुनिक काल के कवि हैं। ये मेरे 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से बता दीजिए भाई कौन सा कथन सही है। पेपर देने जाओगे 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कबीर जो है, प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा कबीर जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कबीर जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 3 देखो,
कि प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे, देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि साकेत के रचयिता कौन है। साकेत के रचयिता कौन है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन दिया हरिवंश राय बच्चन। ये मेरे 4 ऑप्शन हैं। तो साकेत के वह रचयिता कौन है, तो प्रश्न नंबर 3 कहता है कि साकेत के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है ये साकेत के रचयिता हो जाएंगे। चलो छाएंगे, देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखने वाले हैं हम। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि रस्म रथी के रचयिता कौन है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि रस्म रथी के रचयिता कौन है। 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। ए ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत, बी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन दिया अज्ञे जी। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो कि रस्म रथी जो है, रस्म रथी के वह रचयिता कौन है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। सी ऑप्शन भाई इसका सही करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जो है ये रस्म रथी के रचयिता हो जाएंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहते हैं कि महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की प्रमुख कवयित्री हैं। जो महादेवी वर्मा जो है ये भाई किस काव्यधारा की प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा कि महादेवी वर्मा जो है भाई किस काव्यधारा की प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। ए ऑप्शन दिया प्रगतिवाद, बी ऑप्शन दिया छायावाद, सी ऑप्शन दिया प्रयोगवाद और डी ऑप्शन दिया रीतिकाल। तो बताइए भाई महादेवी वर्मा किस काल की प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छायावाद की प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। इसका हमारा बी ऑप्शन भाई सही हो जाएगा, छायावाद की प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का 1 अंक का पूछा जाएगा। चलो छाएंगे, देखो फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखो यहाँ पर कहता है कि 2 बैलों की कथा के लेखक कौन है। 2 बैलों की कथा के लेखक कौन है, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन दिया यशपाल, सी ऑप्शन दिया जैनेन्द्र कुमार, डी ऑप्शन दिया फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न में कहता है कि 2 बैलों की कथा के लेखक कौन है, जिसमें से आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो भाई देखो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। 2 बैलों की कथा के लेखक प्रेमचंद्र हो जाएंगे। इसके बाद फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 देखो यहाँ पर, देखो कहता है कि गोदान जो है किस विधा की रचना है। तो भाई पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला, ये वाला 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि गोदान जो है किस विधा की रचना हो जाएगी। तो बताइए भाई गोदान किस विधा की रचना हो जाएगी। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिए कहानी विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिए नाटक विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिया भाई उपन्यास विधा की रचना है, डी ऑप्शन दिए जीवनी विधा की रचना है। तो गोदान बताइए भाई किस विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 7 का देखो राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास विधा की रचना है। तो गोदान जो है उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहते हैं कि कामायनी की रचयिता कौन है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि कामायनी की रचयिता कौन है। इसका मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी के रचयिता हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 9 कहता है कि रहीम जो है किस काल के कवि हैं। मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया है कि रहीम जो है किस काल के कवि हैं। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। ए ऑप्शन दिया आदिकाल के कवि हैं, बी ऑप्शन दिया भक्ति काल के कवि हैं, सी ऑप्शन दिया रीति काल के कवि हैं और डी ऑप्शन दिया आधुनिक काल के कवि हैं। तो रहीम जो है भाई किस काल के कवि हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा रहीम जो है भाई ये एक भक्ति काल, बी ऑप्शन इसका सही करेंगे कि रहीम जो है भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। चलो अच्छा आगे देखो प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर, देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि सूर सागर के रचयिता कौन है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि सूर सागर के रचयिता कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सूर सागर के रचयिता कौन है। तो प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही करेंगे सूरदास। तो सूर सागर के रचयिता सूरदास हो जाएंगे। चलो आगे देखो जल का तत्सम रूप शब्द क्या होता है। प्रश्न नंबर 11 कि जल का तत्सम शब्द क्या होता है। 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। जल का भाई तत्सम शब्द क्या होता है, वारी होता है। तो जल का तत्सम शब्द होता है वारी। तो सी ऑप्शन इसका सही करेंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 कहता है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है, एक नंबर का ये भी आ जाएगा। ए ऑप्शन दिया कर्मधारय समास, बी ऑप्शन दिया तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन दिया द्वंद्व समास, डी ऑप्शन दिया बहुव्रीहि समास। तो भाई राजपुत्र में कौन सा समास है ये पूछा गया है, तो बताइए भाई राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर भाई 12 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर राजपुत्र में तत्पुरुष समास हो जाता है, राजा का पुत्र, तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो भाई दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा कि दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। देखो यहाँ पर दुर्गम में भाई इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्गम में दुर्ग उपसर्ग लगा है, दुर्गम में दुर्ग उपसर्ग लगा है। चलो आगे देखो, अच्छा बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया बहुत प्रिय होना, बी ऑप्शन दिया बहुत क्रोधित होना, सी ऑप्शन दिया बहुत दुखी होना, डी ऑप्शन दिया बहुत धनी होना। तो भाई आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो आंख का तारा मतलब बहुत प्रिय होना, इसका ए ऑप्शन भाई सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 15 कि कमल की भांति मुख में कौन सा अलंकार है। कमल की भांति मुख में, इसमें बता दीजिए भाई कौन सा अलंकार हो जाएगा, पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया रूपक अलंकार, बी ऑप्शन दिया उपमा अलंकार, सी ऑप्शन दिया अनुप्रास अलंकार, डी ऑप्शन दिया उत्प्रेक्षा अलंकार। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो भाई प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार यानी कि इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। चलो अच्छा आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। एक नंबर का आएगा कि करुण रस का भाई स्थायी भाव क्या होता है। देखो करुण रस का स्थायी भाव जो होता है, करुण रस का स्थायी भाव मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर शोक होता है, तो शोक आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखो कि दोहा जो है किस प्रकार का छंद है, पेपर में एक नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि दोहा जो है किस प्रकार का छंद है। ए ऑप्शन दिया वर्णिक छंद है, बी ऑप्शन दिया सममात्रिक छंद है, सी ऑप्शन दिया अर्ध सममात्रिक छंद है, और डी ऑप्शन दिया मुक्त छंद है। दोहा जो है भाई किस प्रकार का छंद हो जाएगा, प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि दोहा जो है आप लोगों का एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसका सी ऑप्शन भाई सही करेंगे। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, सी ऑप्शन इसका सही कर देंगे। चलो अच्छा आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 18 के बारे में, जो कि प्रश्न नंबर 18 देखो यहाँ पर कहता है कि प्रश्न नंबर 18 कहता है कि अर्थ के आधार पर क्या तुम विद्यालय जाओगे। इसमें बता दीजिए कौन सा वाक्य है, अर्थ के आधार पर क्या तुम विद्यालय जाओगे, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, एक नंबर का पेपर में प्रश्न आने वाला है। ए ऑप्शन दिया विधानवाचक, बी ऑप्शन दिया प्रश्नवाचक, सी ऑप्शन दिया इच्छावाचक, और डी ऑप्शन दिया आज्ञावाचक। तो इसमें बताइए कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि क्या तुम, देखो यहाँ पर क्या लगा है, क्या लगने से क्या होता है कि यहाँ पर हमारा ये एक प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 19 कहता है कि पत्र जो है राम द्वारा लिखा गया, पत्र जो है राम द्वारा लिखा जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा। पत्र जो है भाई राम द्वारा लिखा जाता है, तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया कर्तरी प्रयोग, बी ऑप्शन दिया कर्मणि प्रयोग, सी ऑप्शन दिया भावे प्रयोग, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। एक नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा पेपर में। तो बताइए भाई प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। इसका देखो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा कर्मणि प्रयोग, यानी कि इसका बी ऑप्शन भाई सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। आगे देखो प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें बता दीजिए भाई कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, एक नंबर का पेपर में आएगा कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए अग्नि, अग्नि जो है मेरा भाई तत्सम शब्द है, और सारे के सारे में ये मेरे तद्भव शब्द है, ये तद्भव शब्द है, लेकिन अग्नि जो है मेरा एक तत्सम शब्द हो जाएगा। चलो आगे देखो, अब यहाँ से भाई मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बता दिए, ये सारे के सारे 20 प्रश्नों के अगर आप लोगों ने उत्तर याद कर लिए तो भाई मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के 20 नंबर पक्के हो गए। चलो अच्छा आगे देखो कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट आगे देखो बात करता हूँ, यहाँ से मेरे सामने एक पूछा जाएगा क्या
गद्यांश। गद्यांश जो है यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 इंटू 2 बराबर 6 अंक का गद्यांश भी पूछा जाएगा। कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, जो कि यहाँ पर ममता आ गया भाई। ममता आने से क्या होता है कि हमको पता चल गया कि ये मेरा ममता चैप्टर से लिया गया है। अच्छा, हमारा यहाँ से अब हमें पूरा नहीं पढ़ना है। अब हमने सिर्फ इतना पढ़ लिया कि यहाँ पर लिखा है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सूर्य के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा। अब इसको मैं सीधा आप लोगों को ले चलता हूँ। अब देखो, इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा इसको सॉल्व भी करवा दूंगा। सबसे पहला देखो, मेरा प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखिए आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। अब आगे देखो, यहाँ पर लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करेंगे भाई, कि ये भी हमारा 2 नंबर का पूछा जाएगा, ये हमारा 2 नंबर का पूछा जाएगा, ये भी हमारा 2 नंबर का पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में कि जिस प्रकार सोन नदी उफन कर बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन पूरी तरह उफान पर है। ममता हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है, फिर भी विधवा है। जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन विभिन्न तरह के विचारों और भावों की आंधी से भरा है ना। उसके आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। उसे आराम वाला सुख भी कांटों से भरी दुखदाई बिस्तर जैसा लग रहा है। तो ये भाई आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करना है इतना। और इसके बाद जो मेरा तीसरा प्रश्न देखो क्या कहता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहता है कि रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है। तो भाई ये रोहतास दुर्ग जो है ये सोन नदी के तट पर स्थित है। ये भी हमारा 2 नंबर का पूछा जाएगा प्रश्न है। इसके बाद हमारा ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी। तो ममता चूड़ामणि की बेटी थी, ममता एक विधवा स्त्री थी। तो इतना सब कुछ करने के बाद ये था मेरा भाई एक गद्यांश। इसके बाद फिर आगे देखो, एक अथवा करके भी दिया जाएगा आप लोगों को, अथवा करके दिया जाएगा। अथवा में देखो कहा गया कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। तो मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया है, नीचे वाला आप लोग भी सॉल्व कर लेना। ये देखो, ये चलते प्रत्यास्ते हुए देखा है, जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा मार डाल, हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंके, हम मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। तो बता दीजिए भाई किस चैप्टर से लिया गया है। अब आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यहाँ पर देखो लिखा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 इंटू 2 बराबर 6 अंक का हमसे पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि ऊधो मन्ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधीस, इंद्री शिथिल भई केसो बिन ज्यों देही बिन शीस, आशा लगी आशा लागी रहती तन श्वासा जीवई कोटि बरिस। तो इसके बाद आगे देखो कि इसको भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। अब देखो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों के पद्यांश का संदर्भ लिखना है। पहला प्रश्न है कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर का भाई संदर्भ लिखने को पूछा जाता है। संदर्भ देखो यहाँ से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। अब इसके बाद आगे देखो, आगे हम बात करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कि रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना स्टार्ट करेंगे कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास जो एक हृदय था वह कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। अब साफ से देखो देखेंगे, ये भी हमारा 2 नंबर का पूछा जाएगा। ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा पेपर में। अब आगे देखो कि यहाँ पर लिखा है कि इंद्र शिथिल भई केशो बिनु ज्यों देही बिनु शीस। उपयुक्त में अलंकार बता दीजिए, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई कि उपयुक्त पंक्तियों में उपमा अलंकार हो जाएगा। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न कहता है कि निराकार ब्रह्मा की
उपासना के संदर्भ में गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं? गोपियां जो हैं वो उद्धव से क्या कह रही हैं? यहाँ पर लिखेंगे कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि मेरे पास 10-20 हृदय नहीं है, हमारे पास एक हृदय था, वह इस कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। हम लोग किस मन से निराकार ब्रह्मा की उपासना करें? तो ये था मेरा भाई, मैंने इसको सॉल्व करा दिया है ना। ये हमारा पद्यांश था, जो कि पेपर में कितने नंबर का आएगा? जो कि भाई पेपर में पूरा का पूरा 6 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। पूरा भाई 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ कि एक अथवा करके भी आप लोगों को पद्यांश दिया जाएगा। अथवा वाला भाई आप लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने पहला वाला सॉल्व करा दिया। यहाँ पे लिखा सौरभ भीना जीना गीला लिपटा मृदु अंचन सदकुल चल आंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू जुगनू के स्वर्ण फूल दीपक से देता बार बार। अब आगे देखो, ये भी हमारा है। अब यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 3 का देखो, मैं से पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पेपर में 5 नंबर का हिंदी का अनुवाद करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवा महात्मान अत्रागत स्वीयान विचारयान प्रसारान न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कलाक्षेत्रपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृति लोके विस्तृता अत्रत्य कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र प्रांते। इसको सॉल्व करना है। इसको देखो भाई, सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ के आप लोगों को 2 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर आगे देखो, हिंदी में अनुवाद कर देना। हिंदी में अनुवाद देखो यहाँ से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हिंदी में अनुवाद कि यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। हमारे महात्मा बुद्ध हो गए, तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य हो गए, कबीर हो गए, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ पर आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की जो पत्थर मूर्तियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अभी भी पालन करती है। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। जहाँ मरना भी कल्याणकारी है और जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपीन भी रेशमी होती है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात जिससे तुलना की जा सकती है। इतना सब कुछ करने के बाद भाई फिर मैंने इसका पूरा बता दिया है, और इसको आप लोग पूरा तैयार कर लो, है ना। अब यहाँ से एक अथवा करके दिया गया है, अथवा करके वाला देख लो कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनं संस्कृतम एषा यथा समयं नवा नवा विचारधारां स्वीकरोति नवा शक्ति च प्राप्नोति अत्र दुराग्रह नास्ति यत् युक्तियुक्तम कल्याणकारी। इसको भाई आप लोग सॉल्व कर लेना। अब आगे देखो, एक पद्यांश देखो पूछा जाएगा, पद्यांश को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है पद्यांश की निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किंस्विद प्रवसतो मित्र किंस्विद मित्रम सहे गए गता आतुस्स चाक्की मित्रम किस्विन मित्रम मरिसतः सार्थ प्रवसतो मित्र भार्यां मित्र गृहे सतः आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिसतः। पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसका भाई सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ देखो क्या कहता है। संदर्भ कहता है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसको हमने जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उठाया है। चलो छाएंगे देखो, इसका भी यहाँ से हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी में अनुवाद करना है कि यक्ष जो है, यक्ष देखो क्या कहता है। यक्ष कहता है कि प्रदेश में रहने वालों को मित्र कौन है, घर में रहने वालों का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मरने वालों का मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर कहते हैं धन प्रदेश में रहने वालों का मित्र है। पतली ने वे पत्नी होगा यहाँ पर, है ना, पत्नी। पत्नी घर में रहने वाले की मित्र है। वैद्य रोगी का मित्र है और
दान करने वाला का मित्र है और दान जो है मरने वाले का मित्र है। चलो इतना सब कुछ करने के बाद फिर एक अथवा करके लिखा है, अथवा वाला देख लो भाई यहाँ पर, अथवा करके दे दो, किंस्विद गुरुतरम भूमि किंस्विद दुचित्रम चाखात किंस्विद शीघ्रतरम वातात किंस्विद बहुतरम तृणात्। अब यहाँ से ये हमारा देखो पूछा जाएगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। खंड काव्य 3 नंबर का खंड काव्य भी आएगा पेपर में, 3 नंबर का खंड काव्य आएगा, 3 नंबर का खंड काव्य आएगा। तो यहाँ पर लिखा कि मुक्तिदूत खंड काव्य की द्वितीय सर्ग की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए और मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर खा कहता है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक अपने संक्षेप में लिखिए। ये भाई आप लोग अपना खंड काव्य देख लेना है ना, खंड काव्य देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो खंड काव्यों का, कौन कौन से इंपॉर्टेंट खंड काव्य हैं। अब यहाँ से देखो आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है जीवन परिचय। यहाँ पर लिखा है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय भाई 5 नंबर का जीवन परिचय भी आएगा। अब लेखक का जीवन परिचय में देखो आप लोगों को किन किन लेखकों का जीवन परिचय तैयार करना है। आप लोग यहाँ पर देखो जयशंकर प्रसाद हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, तो इनका जीवन परिचय तैयार करना है। इसमें से कोई एक जीवन परिचय तैयार कर लेना। तो मैं आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार करा देता हूँ। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और इनकी मृत्यु जो होती है वो 2 फरवरी 1942 को इनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब आगे देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं देख लो। इनकी भाई रचनाएं देख लो, चिंतामणि हो गई, विचार वीथी हो गई, रस मीमांसा और त्रिवेणी। इसके बाद जीवन परिचय देख लो कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। रामचंद्र शुक्ल 4 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए और हमीरपुर में ही रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में उनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून गो के पद पर हुई। 1921 में रामचंद्र शुक्ल ने मिशन स्कूल से फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अपना नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण भाई इन्होंने इंटर की परीक्षा नहीं दी। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए काशी आ गए। कुछ ही दिनों तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किया। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 को इनका देहावसान भी हो जाता है। तो भाई श्वास का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और लास्ट में आप लोगों को रचनाएं लिख देना, अंत में क्या करना है यहाँ पर रचनाएं लिख देना, जैसे रस मीमांसा त्रिवेणी और चिंतामणि रचना लिख देना। अब यहाँ पर देखो अगला यहाँ से आप लोगों से पूछा जाएगा कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कर दीजिए। भाई 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा। सूरदास हो गई, महादेवी वर्मा और तुलसीदास रामनरेश त्रिपाठी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार करा देता हूँ। तुलसीदास जी का जीवन परिचय भाई देख लो, तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लो। जन्म सन 1532 में हुआ था। जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश। माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे। गुरु कौन थे? इनके गुरु इनके थे नरहरिदास। पत्नी थी इनकी रत्नावली। रचनाएं देख लो, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब इनकी रचनाएं हो जाएंगी ना। तो तुलसीदास जी की सारी रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद आगे देखो जीवन परिचय डालेंगे। अब जीवन परिचय यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। फिर इसके बाद क्या होता है कि स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और इसके बाद आप देखो आगे ये आप लोगों का इतना काम पूरा हो गया। अब आप लोगों को एक अपना श्लोक याद कर लेना है ना। श्लोक को याद कर लो। 2 नंबर का श्लोक आएगा। एक
शहर की सफाई पर पत्र लेखन भी तैयार कर लेना, है ना। शहर की सफाई पर पत्र लेखन याद कर लेना। पत्र लेखन भाई आप लोगों का 4 नंबर का पत्र लेखन भी आएगा। 4 नंबर का पत्र लेखन, 2 नंबर का आप लोगों का संस्कृत का प्रश्न उत्तर भी पूछा जाएगा 2 नंबर का। और लास्ट में एक निबंध तैयार कर लेना, अच्छा सा निबंध तैयार कर लेना कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख दीजिए। 7 नंबर का भाई निबंध आएगा। पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, विज्ञान अभिशाप एवं वरदान, वृक्षारोपण का महत्व और जनसंख्या वृद्धि। तो इन पर आप लोगों को किसी एक पर निबंध तैयार कर लेना है। बस यहाँ से भाई आप लोगों का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। मैंने पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करा दिया है। तो चलिए भाई आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। आप लोग अपना पूरा पेपर भाई तैयार कर लो और तैयार करके ही पेपर देने जाना, क्योंकि पेपर मैंने आप लोगों का पूरा सॉल्व करा दिया है।